उसके अलावा दशहरे से रिलेटेड एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो हर व्यक्ति जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है अपने घर पे कर सकता है। Why you choose astrology? मैंने ज्योतिष को चूज नहीं किया, ज्योतिष ने मुझे चूज किया। हर्षिता चौधरी एक लीडिंग एस्ट्रोलॉजर। आज हम इनसे जानेंगे कि फेस्टिवल और एस्ट्रोलॉजी का क्या रिलेशन है और कोई भी आदमी अपनी अपॉर्चुनिटी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कैसे ग्रैब कर सकता है। बचपन से घर में देखा, हीलिंग्स थे, जेमस्टोन्स बच्चों को पता भी नहीं होते थे। मेरे को स्कूल टाइम में पता था ये पन्ना है, बुखराज है, नीलम है। अगर मैं बोलना चाहूँ कुछ एक ऐसा मंत्र हमारी ऑडियंस को नॉलेज के लिए जरूर बताऊंगी। कुबेर मंत्र, लक्ष्मी देवी है। तो एस्ट्रोलॉजी और दशहरा दोनों रिलेट करते हैं। वो चीजें हिस्ट्री में घटित हुई हैं। राम भी थे, राम सेतु भी था, हनुमान भी थे और हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं। कुरुक्षेत्र की कहा जाता है जो भूमि है, सॉइल है, वो आज भी रेड है। भगवान राम ने रावण का वध किया था। उसके अलावा दशहरे से रिलेटेड एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो हर व्यक्ति जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है अपने घर पे कर सकता है। करवा चौथ एस्ट्रो विद्या से रिलेट करता है। करवा चौथ पे जो पूजा होती है, कथा होती है, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देके फिर कुछ खाया जाता है। सो चंद्रमा एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्टेड है। अमावस्या आएगी, चंद्रमा नहीं दिखेगा, धीरे धीरे चंद्रमा बड़ा होएगा, पूर्णिमा आ जाएगी। इस चीज की खुशी मना रहे हैं कि जो हमारे राम हैं वो 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या नगरी वापस आए हैं। हम इसलिए दिवाली मनाते हैं। छोटी दिवाली, उसका क्या मतलब है मैम? हमारे यहाँ तो रिचुअल है कि छोटे दिवाली पे हम यमराज जी का दीपक जलाते हैं। जो पृथ्वी है वो ऐसे घूम रही है, ठीक है, सूर्य अपनी दूरी पे घूम रहा है और ऐसा हम पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। तो क्या रिलेशन में भी कुछ रिलेट करता है एस्ट्रोलॉजी? प्रेम प्रसंग होने के चांस है, ब्रेकअप होने के चांस है। कोई शास्त्र खुद से नहीं है। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, महाभारत, रामायण, राजा क्या करेगा, अपना महल तो बना देगा बड़ा जबरदस्त, और जान के कि जो प्रजा है उससे टैक्स वसूला जा सके। अथाह व्यंजन है। आप इटालियन, मैक्सिकन, इंडियन हर तरह का फूड खा सकते हो। स्पिरिचुअल लाइफ कोचिंग से आप कैसे मदद करते हैं लोगों की? नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए स्पेशल एपिसोड के अंदर। ये स्पेशल क्यों है, चलिए मैं बताता हूँ। आज हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट मिस हर्षिता एक एस्ट्रोलॉजर, एक वास्तु कंसल्टेंट और एक स्पिरिचुअल कोच हैं। सो वेलकम मैम। थैंक यू करण। तो इस पॉडकास्ट के अंदर, इस शो के अंदर हम लोग जो अपकमिंग फेस्टिवल सीजन चल रहा है हमारा, लाइक दशहरा, दिवाली या करवा चौथ, इससे रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं और आपकी लाइफ जर्नी कैसे इंप्रूव हो सकती है उससे भी रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि इस पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि दिवाली पे हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, कि दशहरा पे हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या करवा चौथ पे हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, किस चीज से हमारी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, किस चीज से हमारा मनी अट्रैक्ट हो सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैम लेट्स स्टार्ट। व्हाई यू चूज एस्ट्रोलॉजी? सो करण, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने ज्योतिष को चूज नहीं किया, ज्योतिष ने मुझे चूज किया। शॉर्ट में बताऊंगी मेरी जर्नी। सो आई एम अ सेकंड जनरेशन एस्ट्रोलॉजर। मेरी मम्मा भी एस्ट्रोलॉजर है। सो आई थिंक आई कैरी 10+ years of experience and 25+ years of legacy. सो बचपन से घर में देखा, हीलिंग्स थे, क्लाइंट्स थे मम्मा के। जेमस्टोन्स बच्चों को पता भी नहीं होते थे। मेरे को स्कूल टाइम में पता था ये पन्ना है, बुखराज है, नीलम है। अच्छा, लाइट में देख के उसकी कटिंग कितनी शार्प है, तो वो घर में इतनी सारी चीजें देखी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। नंबर 2, मेरे को ऐसे शौक था गवर्नमेंट सर्विस का। सो इन माई कॉलेज टाइम 2014 में जब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, सेम ईयर मैंने सर्टिफिकेशन लिया वास्तु में। सो पहले की जो नॉलेज थी वो तो चल ही रही थी, बट जो सर्टिफाइड नॉलेज है वो 2014 से है। सो कॉलेज चलता रहा, साथ साथ जो वास्तु के क्लाइंट्स थे वो मैं हैंडल करती थी, एस्ट्रोलॉजी के मम्मा हैंडल करते थे। ऐसे ऐसे करके जर्नी चली। एंड इन बिटवीन दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, पर समहाउ आई कुडंट मेक इट। और मुझे प्रेडिक्शन मिली हुई थी कि ये चार्ट सरकारी नौकरी वाला नहीं है, बिकॉज सूर्य प्रबल है, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज या बॉसी नेचर और वो सब तो मिलेगा, बट वो वाला चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी।
somehow that prediction came true in my life, and side by side I prepared multiple things. वो नहीं हो पाया, and मेरी ये जर्नी यहाँ पे अपने आप स्टार्ट होती चली गई। एंड मैंने सॉफ्ट स्किल्स का सर्टिफिकेशन लिया, लाइफ कोचिंग का सर्टिफिकेशन लिया, एस्ट्रो में मल्टीपल और भी गुरुओं से सीखा, एंड वास्तु में सीखा, और आज मैं पढ़ाती भी हूँ। सो आई एम एसोसिएट विद अ ट्रेनिंग कंपनी, और मैं पढ़ाती हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ। मैम आपने जैसे बताया हमें कि आपका एक मैनिफेस्टो निकला कि आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसके अंदर, तो अगर किसी को अपने मैनिफेस्टो चेक करानी हो कि मैं उसमें गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूँ या किसी भी XYZ के अंदर, तो क्या एस्ट्रोलॉजी विद्या उसमें हेल्प आउट करती है? यस, बिल्कुल हेल्प आउट करती है। सो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि इस चार्ट में इतने परसेंटेज है चांसेस या नहीं है। अगर बिल्कुल ही वो चार्ट है ही नहीं, तो हम पहले ही बोल देते हैं कि रादर देन वेस्टिंग मनी आप मत जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे गाइडेंस मिल सकती है। अगर चांसेस हैं, मान लीजिए आज 2025 है और किसी बच्चे के 2028 में योग है कि उस तरह की दशा, महादशा, अंतदशा आ रही है, तो फिर हम उसको बोलते हैं इस 3 साल तुम अच्छे से मेहनत करो, ताकि वो जो 28 में आप एकदम से गेन कर पाओ। क्योंकि देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत डिफरेंट डायमेंशन हो जाती है, अगर मैं एक तरीके से अपनी ऑडियंस को गाइड करूं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके उसी हॉल में जो दूसरा बच्चा पेपर दे रहा है उसका चार्ट आपसे कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और चार्ट के साथ साथ मेहनत, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। सो जो बहुत ज्यादा एक चलन चल पड़ा है एस्ट्रो की दुनिया में कि कॉन्वेलेक्सा बोल दो तो पैसे आ जाएंगे। अरे हमारे वैदिक मंत्र खत्म हो गए हैं क्या कि हम कॉन्वेलेक्सा बोलेंगे? नहीं बोल सकते। हमें अपनी विद्या पे, अपनी जो हमारा कल्चर है उस पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, और हम उससे अपनी दिशा को, लाइफ को बहुत अच्छी दिशा बहुत हद तक दे सकते। आपने बात करी कॉन्वेलेक्सा, ये बहुत ज्यादा चलन चला हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। तो ऐसे हमारे वैदिक मंत्र हैं जिससे हमारी लाइफ इंप्रूव हो सकती है? बिल्कुल। अगर मैं बोलना चाहूँ कुछ एक ऐसा मंत्र हमारी ऑडियंस को जिससे हमारी लाइफ इंप्रूव हो सके। देखिए, मैं मंत्र पोर्टल पे नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मंत्र रिसाइट करने वाले की शुद्धता क्या है। ये मेरी एक यूएसपी है, पर ये मैं एक नॉलेज के लिए जरूर बताऊंगी। कुबेर मंत्र, कुबेर यक्ष है, लक्ष्मी देवी हैं, इनकी बहुत सारी पूजाएं, मंत्र हैं जो ये कॉन्वेलेक्सा वगैरह से कई गुना ज्यादा सफल हैं। हमारे 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याओं में जैसे माँ कमला है, वो माँ लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप है, ठीक है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है। तो 10 महाविद्याओं की जो साधना है, उससे तो चीजें एस्ट्रो को भी पार करके चीजें हासिल हो सकती हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं, दीज आर जस्ट पीनट्स। वो एक प्रचलन हो गया, मार्केटिंग हो गई, अदरवाइज कुछ नहीं है उनमें। आपने माँ की बात करी, नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा हमारे बहुत क्लोज है, तो एस्ट्रोलॉजी और दशहरा दोनों रिलेट करते हैं? जो हमारी हिंदू हिस्ट्री है, मैं माइथोलॉजी वर्ड नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम कभी ये नहीं कहते कि इस्लामिक माइथोलॉजी या सिख माइथोलॉजी। हमें पता है गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, उसके प्रॉपर चीजें डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन हिंदूज के नाम पे जब आता है तो लोग कह देते हैं हिंदू माइथोलॉजी। माइथोलॉजी नहीं है, वो चीजें हिस्ट्री में घटित हुई हैं। राम भी थे, राम सेतु भी था, हनुमान भी थे, और हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, ठीक है, वो अमर है। और इसको हिस्टोरिकल रेलेवेंस में बोलूं तो कुरुक्षेत्र की कहा जाता है जो भूमि है, सॉइल है, वो आज भी रेड है। इतना ब्लड बहा है, इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई है, युद्ध हुए हैं। तो हिंदू की मैं माइथोलॉजी नहीं, मैं हिस्ट्री बोलूंगी। तो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस है। दशहरे की बात हो गई, मैनिफेस्टो की बात हो गई, क्या एस्ट्रोलॉजी से हमें अपनी लाइफ का एक बड़ा पर्पस पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। और क्योंकि दशहरा की बात करी है, तो मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि दशहरा का जो मुहूर्त है वो इतना जबरदस्त होता है कि अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो, जैसे श्राद्ध चले, तो श्राद्ध में अपन मना करते हैं ना, कपड़े मत खरीदो, या शादी अगर दिसंबर में या जनवरी में हुई तो कपड़े चीजें मत खरीदो। वो बेसिकली था कि हम जो चले गए उनका शोक मना रहे हैं, इसलिए अगर कोई चला जाता है तो हम सामान खरीद के सेलिब्रेट तो नहीं करते, तो श्राद्ध में हम कुछ नहीं लेते। लेकिन अब नवरात्रि है, अनबुझे मुहूर्त है,
अब दशहरा है, दशहरे में कहते हैं दशमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो दशहरे के दिन कहते हैं दशो दिशाएं, विजयदशमी भी बोलते हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग मुहूर्त होते हैं दशहरे के कि मैं क्या ही बताऊं। अगर आपको कोई काम शुरू करना है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसके अलावा दशहरे से रिलेटेड एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो हर व्यक्ति जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है अपने घर पे कर सकता है। वो ये है कि अपराजिता एक प्लांट होता है, माली से आराम से मिल जाएगा। अपराजिता का पौधा शाम को जब दोपहर मिल रहे होते हैं उस समय अपने घर में लगा दे, या पहले ले आए तो उस जगह पे स्थापित कर दे जहाँ पे उसको रखना है, और उसको जल दे के उसमें धूप बत्ती दिखा दे, दिया जला दे। तो वो जो भी चीज उससे मांगेगा कि मेरे को यहाँ पे विजय चाहिए, चाहे वो कोर्ट केस चल रहा हो, चाहे ऑफिस में पॉलिटिक्स हो, बिजनेस में कई बार सामने वाला दुकानदार हमसे एक कॉम्पिटिटिवनेस दिखाता है, तो अगर आप सही हो, आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, सही चीजें कर रहे हो, तो हाँ, आपको अपराजिता का पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ देगा और बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। तो ये अपराजिता का पौधा मैम कोई बिजनेसमैन अपने ऑफिसेज में बिल्कुल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते, तो उनको बेनिफिट होगा उससे? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके नाम की आप इम्पोर्टेंस समझो, अपराजिता, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। बिल्कुल। शास्त्रों में भी इस प्लांट की बहुत महिमा बताई गई है, और जो हमारा ज्योतिष है और वास्तु है, इसमें बहुत सारी उपाय पेड़ पौधों से संबंधित हैं कि आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हो उसका पौधा लगाते हो तो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। दशहरे की बात हुई, दशहरे से लगभग 8 से 10 दिन बाद एक बहुत अच्छा त्योहार आता है, लवर्स का त्योहार आता है, जिसका नाम है करवा चौथ। क्या करवा चौथ एस्ट्रो विद्या से रिलेट करता है? करवा चौथ के अंदर जो पूजा होती है उसकी कोई टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए? वो सारी चीजें आप जरा हमारी ऑडियंस को बताइए। सो करवा चौथ बेसिकली जो हमारा कार्तिक का महीना चल रहा है, चौथ की तारीख को आता है, ठीक है। सो चौथ इस चतुर्थी तिथि, सो इस दिन हम फास्ट रखते हैं। जो भी लोग मैरिड हैं या जिनके रिश्ते पक्के हो गए हैं वो इस फास्ट को रख सकते हैं, स्पेशली वुमेन। मतलब इस जो हमारा फास्ट है इसमें हम कथा सुनते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। भारत के कई हिस्सों में स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में ज्यादा मनाया जाता है, तो कई लोग इसको बिल्कुल ही निर्जला रखते हैं कि सुबह से रात तक कुछ नहीं खाते। कई लोग सुबह के टाइम, जैसे पंजाबी कल्चर में सरगी का विधान है कि सुबह सासू माँ आपको कुछ अपने हाथ से खिलाती है या आपको देती है, आप मॉर्निंग में 5 o'clock 4:30 के अराउंड सूर्य उगने से पहले खा लेते हो। सो अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं उन पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आई विल सजेस्ट जो आपकी अपने ट्रेडिशन चला आ रहा है आप उसके हिसाब से मनाइए, लेकिन करवा चौथ पे जो पूजा होती है, कथा होती है, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देके फिर कुछ खाया जाता है। सो चंद्रमा एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्टेड है। सो हम क्या करते हैं कि वुमेन जो खुद चंद्रमा का कारक है, वुमेन इमोशनल होती है, यस। मून इमोशनल होता है, यस। वुमेन में वाटर बहुत स्ट्रांगली हार्मोनल जो शिफ्ट्स है बहुत जबरदस्त होती है, यस। चंद्रमा के अंदर ऐसा एक अट्रैक्शन पावर होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है कि कहा जाता है कि समुद्र में ज्वार भाटा टाइड्स आते हैं। सो मून का और वाटर का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वुमेन के लिए ये व्रत इसलिए बनाया गया क्योंकि वुमेन इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो जाती हैं। उनके हार्मोन्स ऐसे होता है कि बहुत जल्दी ना को गुस्सा आएगा, मूड स्विंग्स होंगे। तो ये व्रत उस तिथि के अकॉर्डिंग हमारे बड़े लोगों ने, पुराने लोगों ने डिजाइन किया कि आपके अंदर संयम आएगा। जिस दिन हम कुछ जनरली मैंने नोटिस किया या मेरा नोटिस में आया, जनरली हम किसी दिन बोलेंगे ना डाइट करनी है, नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिस दिन व्रत होएगा, आई डोंट नो ऐसी कौन सी डिवाइन पावर होती है, अपने आप से ही अंदर से साधना वाला एक इमोशन कह लो, या इतना संयम आ जाता है कि आपने कुछ नहीं खाया तो भी आपको भूख नहीं लगती। और चंद्रमा की पूजा करने के बाद ये व्रत जो है वो किया जाता है कंप्लीट। करवा चौथ से रिलेटेड मैम, हमारे बॉलीवुड ने एक चीज जरूर फैलाई है कि फीमेल्स व्रत रख रही है, आपकी पार्टनर व्रत रख रही है तो मेल पार्टनर भी रखता है। क्या मेल पार्टनर को करवा चौथ व्रत रखना सही है, और सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है? देखो, अगर मैंने इस सवाल का जवाब दिया ना तो बहुत सारे स्यूडो फेमिनिस्ट नाराज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बॉलीवुड ने बहुत हद तक, मैं
मानूंगी कि लोगों को मिसगाइड किया है, ठीक है। और मेल पर्सन करवा चौथ का फास्ट नहीं रख सकता, उसका रीजन बताती हूँ। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य जो है वो मेल का कारक होता है, यानी पिता का भी कारक होता है, मेल एनर्जी का कारक होता है। और जो चंद्रमा है, मून है, वो फेमिनाइन एनर्जी का कारक होता है। जैसे आप इसको बहुत आराम शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि पापा स्ट्रिक्ट होते हैं, मम्मी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, मम्मी से हम जाके 4 बातें कर सकते हैं, फिर वो खुसफुस करेंगी, चल पापा को मनाऊंगी, ऐसे करके समझ सकते हैं। सो सूर्य और चंद्रमा, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन। सो सूर्य इज डिवाइन मैस्कुलाइन, चंद्रमा इज डिवाइन फेमिनाइन। चाइनीज में भी है यिंग और यांग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप चंद्रमा की पूजा नहीं कर सकते हो, आप चंद्रमा के फास्ट नहीं रख सकते हो। और मुझे नहीं पता ये लोगों को कितना समझ आएगा, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में बहुत सारे लोगों को रिप्रोडक्टिव इश्यूज आ रहे हैं, वुमेन को हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, मेल को रिप्रोडक्टिव इश्यूज आ रहे हैं। और अगर वो चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं जो और फेमिनाइन है, तो क्या उनका पुरुषत्व स्ट्रांग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस वजह से उनको फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और बॉलीवुड की देखा देखी, क्योंकि हर चीज ग्लैमराइज कर दी, अच्छे लहंगे, अच्छे कपड़े, असल लाइफ ऐसी थोड़ी होती है। रियल और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। सो जेंट्स को बहुत जेन्युइन लेवल पे लोअर पार्ट्स रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव इश्यूज आते हैं अगर वो चंद्रमा की व्रत रखते हैं, क्योंकि 28 डेज की साइकिल तो वुमेन की होती है। और चंद्रमा आप बिल्कुल ऐसे देखो, साइंटिफिक है, अमावस्या आएगी, चंद्रमा नहीं दिखेगा, धीरे 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 चंद्रमा बड़ा होएगा, पूर्णिमा आ जाएगी और धीरे 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 वो घटेगा। तो ये चंद्रमा की भी 28 दिन की साइकिल है, वुमेन की साइकिल भी 28 डेज की है। सो इसके अकॉर्डिंग ल्यूनर एनर्जी बहुत स्ट्रांग करनी मेल के लिए ठीक नहीं रहती। और जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो ही उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। मेल हार्मोन जैसे डिप होते हैं, आदमी का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो नहीं करना चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन के आंसर से बहुत सारे मेल्स की दिमाग तो जरूर खुल जाएगा। तो जैसे करवा चौथ खत्म हुआ, ऐसी 8 से 10 दिन बाद हमारी एक बहुत बड़ा हिंदू का त्योहार स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है दिवाली। दिवाली कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिलेट करता है एस्ट्रोलॉजी विद्या से, तो वो क्यों करता है और उसके क्या रिलेटेड है, आप थोड़ा हमें बताइए मैम। देखो, हमारे हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार हैं वो ल्यूनर साइकिल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। शिवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी हो गया, दिवाली हो गया। अब दिवाली जो है अमावस को पड़ती है। इस साल जो 2025 में जो दिवाली पड़ रही है वो 21 को पड़ रही है। सो इस बार जो दिवाली 21 अक्टूबर को पड़ रही है, तो सूर्य जो है इस दिवाली नीच के हैं, सन विल बी इन लिब्रा, एंड जो चंद्रमा है वो भी लिब्रा में जाएंगे, यानी अमावस, यानी सूर्य और चंद्रमा जब भी एक ही राशि में आ गए तो वो उस दिन अमावस्या की तिथि हम मानते हैं। अब दिवाली क्यों मनाई जाती है? हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ा जो त्योहार है साल का वो दिवाली और होली होता है। और उसमें भी दिवाली, क्योंकि ज्यादातर लोग तो कई बार होली खेलते भी नहीं है, लेकिन दिवाली सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, पटाखे भी जलाएंगे, दिए भी जलाएंगे। तो दिवाली बेसिकली क्या है? अमावस की तिथि ली गई, एकदम अंधेरी रात है, और हम इस चीज की खुशी मना रहे हैं कि जो हमारे राम है वो 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या नगरी वापस आए हैं। हम इसलिए दिवाली मनाते हैं। अमावस की रात थी, उन्होंने कहा दिए जलाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अगर इसका आप आध्यात्मिक मीनिंग निकालेंगे तो ये है कि अपनी आत्मा अपनी कॉन्शियसनेस पे आ रही है, एक आत्मा परमात्मा से मिल रही है। और कहते हैं ना कि दिया जलाने इज बेसिकली यू आर एनलाइटनिंग योरसेल्फ। तो आप दिया जला रहे हो, हर चीज जो बाहरी दुनिया में रिचुअल है ना, उसका कहीं ना कहीं एक डीपर मीनिंग है ही। अगर आप पूजा भी कर रहे हो तो सिर्फ ये नहीं कि मंदिर में गए, खड़े हुए, पूजा करे, आगे नहीं। वो जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है ना डीटी से, वो हर रिचुअल हमें बताता है। और दिवाली पे स्पेशली जो स्थिर मुहूर्त होते हैं, सिंह लगन का जब टाइम पीरियड चलता है या वृषभ लगन का टाइम पीरियड चलता है, आप मानोगे नहीं, बड़े बड़े व्यापारी, जो हम देसी भाषा में लाला बोल देते हैं, व्यापारी बोल देते हैं, इन अनबुझे मुहूर्तों का इतना अच्छा प्रयोग करते हैं कि साल के ये उपाय हैं कि अगर ये दिवाली पे मिस हो गया ना मुहूर्त, तो अगली दिवाली आएगा। ऐसे ऐसे प्रयोग
व्यापार वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए किए जाते हैं कि आपकी ग्रोथ ही होती चली जाए। सो दिवाली का पहला दिन स्टार्ट होता है मैम धनतेरस से। तो धनतेरस में किसी भी पर्सन को क्या खरीदना चाहिए जिससे उसके घर माँ लक्ष्मी का आगमन हो और दरिद्रता दूर जाए? देखिए, जो ये मैं तो मान के चलती हूँ, जो मेरे कल्चर में फॉलो होता है कि जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है, घर की क्लीनिंग शुरू हो जाती है। तो दशहरे तक भी आते-आते तो घर साफ हो जाना चाहिए। अगर आप इस सीज़न में अपने घर में वॉलपेपर चेंज करवाना चाहते हो, कलर्स चेंज कराना चाहते हो, वो करवा सकते हो। दूसरा, इसी मुहूर्त के साथ-साथ अपने घर में वास्तु कंप्लायंट कलर्स करवाए जा सकते हैं। यानी आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से मिलिए और आप अपने घर में जिस दिशा में जिस एलिमेंट का कलर है, अब जैसे लोग अपने आर्टिफैक्ट्स तो चेंज करते ही हैं, प्लांट्स चेंज करते हैं, फूल चेंज करते हैं, घर में सजावट का सामान चेंज करते हैं, तो वास्तु के अकॉर्डिंग लेके आइए, ठीक है? दूसरा, धनतेरस का जो एग्जैक्ट मुहूर्त है, हमारे चीजों में दिया गया कि जो भगवान धन्वंतरी है ना, वो प्रकट हुए थे उस दिन, ठीक है, जब समुद्र मंथन हुआ था। तो बेसिकली भगवान धन्वंतरी के हाथ में ना एक कलश है। अब आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि भगवान धन्वंतरी के पास आरोग्य है। तो बेसिकली हमने इस चीज को कमर्शियलाइज कर दिया है। इसका असल तात्पर्य था हेल्थ पे ध्यान देना, पर हमने क्या किया, हर चीज को, जो भी हिंदू धर्म है ना, उसको हमने कमर्शियलाइज कर दिया। एक लालच कह लो, एक फियर कह लो कि ये चीज खरीदेंगे तो ग्रोथ आएगी। बट असल मायनों में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उन्होंने ये एक मैसेज कह लीजिए, वो ये दिया था कि आपकी बॉडी में आरोग्य आना चाहिए। बट फिर भी एक चलन चल पड़ा है जिसको हम कहते हैं। तो मैं एक रेमेडी तो ये दूंगी कि इस दिन आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक या किसी ट्रीटमेंट के लिए एनरोल करा सकते हो, जैसे बॉडी मसाजेस होती हैं या हमारे अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। आपकी जो प्रकृति है, वात पित्त कफ, जो भी आपकी प्रकृति है ना, वो ही आपको सोचने की क्षमता देती है। तो आप किसी ऐसी थेरेपी में एनरोल करा सकते हो, उस दिन उसका पेमेंट कर सकते हो एक अच्छे मुहूर्त पे, कि ताकि आपके बॉडी में आरोग्य आए। आप भले ही सेशंस बाद में ले सकते हो। दूसरा, अगर मैं जो मार्केट में चलन चला उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आप सोना चांदी ले सकते हो, घर में झाड़ू लेके आ सकते हो। सोना चांदी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो शगुन के लिए बर्तन लेके आ सकते हैं, और ये सारी चीजों से भी उनको हेल्प मिलती है। बट जो जिस्ट है वो आरोग्य है, वो भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धनतेरस के अगले दिन आती है एक छोटी दिवाली, उसका क्या मतलब है मैम? सर, छोटी दिवाली का बेसिकली क्या आता है, हमारे यहाँ तो रिचुअल है कि छोटे दिवाली पे हम यमराज जी का दीपक जलाते हैं। तो बेसिकली चलता ये 5 दिन है, आपके धनतेरस से शुरू होके भाई दूज तक, ठीक है। सो 5 दिन, कई कल्चर्स में 5 दिन जलाया जाता है, कई कल्चर्स में सिर्फ छोटे दिवाली जलाया जाता है। यम का दीपक जलता है। आप एक वास्तु रेमेडी बहुत अच्छी मैं दे देती हूँ उसमें, कि चौमुखी दिया लीजिए, उसमें जो आपकी मोली होनी चाहिए या आपकी जो जोत होनी चाहिए वो रेड कलर के थ्रेड की होनी चाहिए। आप उसमें सरसों के तेल का, जैसे आपने न्यूज़पेपर या कोई कपड़ा बिछाया, उस पे आपने चावलों का थोड़ा सा ढेर लगा दिया, उस पे आपने वो दिया रखा चौमुखी, और आपने इसको पूरी रात जलने दिया। यानी इतना बड़ा साइज होना चाहिए दिएगा कि वो पूरी रात जले। तो कहा जाता है कि किसी भी घर में अकाल मृत्यु, जो बे टाइम की मौत है, वो नहीं होती अगर आप यमराज जी का दिया जलाते हैं। तो ये साउथ डायरेक्शन में जलाया जा सकता है, जो प्रॉपर डायरेक्शन है वो साउथ है। सो मैम, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपसे पूछा था, आपने मेरे को एक आंसर दिया था कि इस दिवाली हमारे जो सूर्य भगवान है वो नीच के हैं। तो इसमें हम लोग क्या रेमेडीज कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ चेंज हो और हमारी लाइफ में चीजें और अच्छी तरीके से चलने लग जाए? तो कुछ आप इसके बारे में बताइए। क्योंकि दिवाली पे सूर्य जो है तुला राशि में, लिब्रा में रहेंगे, सूर्य नीच के रहेंगे, तो आप क्या रेमेडी कर सकते हो, आप राम नाम का जाप कर सकते हो। कि जैसे आपने दिवाली पूजा करी, राम जी की प्रतिमा की पूजा तो होती ही होती है, उसके अलावा आप मंदिर में बैठे और आपने राम 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 आपने जाप किए, चाहे वो आप 108 बार करो, चाहे आप 108 की 5 माला कर लो, चाहे आप 1008 बार कर लो। इससे कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो राम जी का तत्व है ना, वो आएगा।
सो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। उसके अलावा मॉर्निंग में जब दिवाली का दिन है तो आप सूर्य को जल ज़रूर दीजिए। और मेरा एक आग्रह रहेगा कि दिवाली पे दिया जलाने का तो है, लेकिन शोरगुल का नहीं है। मेरा जो पर्सनल जो या मेरा जो टच है त्योहार मनाने का, वो काफ़ी आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप जितना इस मुहूर्त पे ध्यान करोगे, साधना करोगे या प्रयोग करोगे, उतना इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। जैसे मैं हर दिवाली मैं आपको बताया कि मैं टीचर भी हूँ, तो मैं दिवाली की रात को अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होती हूँ और मैं उनको कुछ प्रयोग सिखाती हूँ, कुछ काम करने को देती हूँ लाइव ऑनलाइन क्लास में, ताकि और उस समय हमारा पूजा पाठ भी ऑन होता है, ताकि उनका वो जो एक दिवाली से दूसरी दिवाली तक का मुहूर्त है, अब नया साल आने वालेगा, फिर बीच में होली आएगी, बहुत सारे नेक्स्ट वो आएंगे, तो एक साल से जो दूसरे साल का समय है उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें उनको ग्रोथ हासिल हो। और दूसरा, मैं दिवाली की दिवाली पोटली बनाती हूँ। ये अनबुझे मुहूर्त पे बनती है और जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं धन आकर्षित करने के लिए, वेल्थ आकर्षित करने के लिए, और आपकी कोर्ट केसेस में आपको कैसे जीत हासिल हो, आपके कोई डिस्प्यूट चल रहा है वहां कैसे जीत हासिल हो, हम उसमें भी क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं। ये तो रही मैम फेस्टिवल्स की बात। आपने बताया कि तुला राशि में सूर्य नीच के, तो हर घर में डेली सुबह, मेरे खुद के घर में ये डेली जो राशियों के मैनिफेस्टोज होते हैं, ये क्या एग्जैक्टली सही है कि ये एकदम मिथ है पूरा? मैं आपको सच बताऊं, हाँ, सच सुनना बिल्कुल चाहते हो? सच। ये जो रोज का डेली राशिफल है जो आप अखबारों में पढ़ते हो, मैगजीन्स में पढ़ते हो या टीवी पे ना, और इतनी फनी फनी तरीके से, आज वैलेंटाइंस डे है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को नीला वाला फूल दोगे तो वो मान जाएगी, है ना, और आज ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये स्कैम है, ठीक है। जैसे एक बच्चे को झुनझुना दे दो, उसको आदत पड़ जाती है ना, हर इंसान को कुछ ना कुछ फॉलो करने की आदत होती है। इट्स लाइक अ ओपियम फॉर दैट पर्सन कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा दिमाग कहीं तो लगा हुआ है। इट्स लाइक दैट। डेली राशिफल सही मायनों में कुछ नहीं होता। जो शास्त्र कहते हैं, जो ज्योतिष का विज्ञान कहता है, वो कहता है डेली का पंचांग, ठीक है। पंचांग क्या होता है? आपका तिथि क्या है, आपका वार क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, आपका करण क्या है, आपका योग क्या है। जैसे कि हम पंचांग की बात कर रहे हैं, जो वाई एम सेइंग कि जो डेली का राशिफल है ये एक स्कैम की तरह है, उसका रीजन है, अगर राशिफल निकालना भी है तो वो 2.5 दिन के हिसाब से हो सकता है रादर देन डेली का। पंचांग तो मैंने आपको बता दिया, सूर्योदय से जो तिथि शुरू हुई जब तक चली, अगले सूर्योदय तक जो तिथि चल रही है वो पंचांग है, योग, तिथि, कर्ण, नक्षत्र एंड ऑल। लेकिन जो चंद्रमा है, 12 राशि, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। जो पृथ्वी है वो ऐसे घूम रही है, ठीक है, सूर्य अपनी दूरी पे घूम रहा है, और हम पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास चक्कर लगाती, ये साइंटिफिक है। अब क्या होती है, पृथ्वी ऐसे भी घूम रही है, अपनी दूरी पे भी घूम रही है, और सूर्य के आसपास भी घूम रही है, ऐसे वो सारे प्लैनेट सूर्य के अराउंड घूम रहे हैं। अब क्या होता है, पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा करती है। 6 4 24 यानी एक दिन, तभी हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, 366 डेज होते हैं, हमने साइंस में पढ़ा। अब क्या होता है, पृथ्वी जब एक चक्कर पूरा करती है, यानी सूर्य से ऐसे घूम के जाएगी, तो उसको हम कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो दिन हो रहा है, वहां रात हो रही है। ऐसे ज्योग्राफी और टेम्परेचर और वेदर डिसाइड होता है। बाय द वे, वेदर वगैरह भी सूर्य चंद्रमा पे ही है। तो जो हम कहते हैं ना मौसम बदल रहा है, शीत ऋतु है या हेमंत ऋतु है, वो भी तो ज्योतिष है कि वेदर चेंज होते हैं, ठीक है। दूसरा, अब जो चंद्रमा है वो 2.5 दिन एक राशि में रहता है, 24 घंटे का एक दिन, 12 राशियां, ठीक है। 2.5 दिन चंद्रमा एक राशि में रहता है और इसकी डिग्री बदलती है। तो टेक्निकली अगर मैं फिर भी आना चाहूँ राशिफल पे, तो 2.5 दिन का एक राशिफल हो सकता है। एक दिन की, रोज की राशिफल पॉसिबल नहीं है अगर मैं ज्योतिषीय गणना से बात करूं, ठीक है। सूर्य एक महीना एक राशि में रहेगा, अगेन डिग्री है, 0 डिग्री से शुरू हुआ, घूमा 30 डिग्री तक खत्म हुआ, फिर 30 डिग्री की एक राशि होती। तो रोज का जो ज्योतिष है, राशिफल वाला जो काम चल रहा है, और ये अराउंड अभी से नहीं है, ये 1950 1960 के आसपास से
फॉरेन में चीजें शुरू हुई, उसके बाद हमारे यहाँ फलान 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 चैनल पे रोज फलान मैडम आएंगी, पंडित जी आएंगे, वो सब चालू हुआ। ये बेसिकली टीआरपी बनाने का तरीका है। ये बेसिकली एक लोगों को उलझा के रखने का तरीका है कि रोज का एक झुंझुना मिल गया आपको, आज का मेरा दिन ऐसा जाएगा। आप कितने % लोग हैं जो कहेंगे मेरा दिन ऐसे ही गया? बहुत कम। प्रोबेबिलिटी पे चल रही है ना चीजें। करोड़ों जनसंख्या रे 10, अगर किसी पंडित जी ने ये प्रेडिक्शन कर भी दी कि आज आपका एक्सीडेंट होगा, तो मुझे एक बात बताओ, दिल्ली में सड़कों पे कितनी गाड़ियां चल रही हैं? बहुत सारी। बहुत सारी। इंडिया में कितनी चल रही हैं? बहुत सारी। वर्ल्ड में कितनी चल रही है? बहुत सारी। तो पंडित जी की प्रेडिक्शन मिनिमम 10 लोगों पे तो ठीक बैठ ही जाएगी। समझ लो, प्रोबेबिलिटी पे बात करूं तो अभी मैं रास्ते में आ रही थी आपके पॉडकास्ट तक, तभी मैंने एक्सीडेंट देखा एक लड़की का, जबरदस्त। अब क्या बोले इसको, निमित बोले या अच्छा हेलमेट नहीं पहना था ये बोले, अब इसमें पंडित जी क्या कर लेंगे? कोई कहेगा मैंने ना सुबह राशिफल देखा था एक्सीडेंट पर, आज तो मेरा सिर फूट ही गया। नहीं भैया, तुम भी तो गलत चला रहे थे, तुम भी तो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। तो लोग जनरली अपनी गलती नहीं देखते और इन चीजों पे निर्भर हो जाते हैं, वो गलत है। क्योंकि ज्योतिष इसलिए नहीं बना था, बच्चा कब होगा, शादी कब होगी, इंसान की जिंदगी के बहुत बड़े बड़े चीजें हैं जो उसको देखनी है। अब जैसे आपने बातें करी, इसमें आपने टॉपिक डाला था कि एस्ट्रोलॉजी से हम लोग शादी की तारीख वगैरह ये सब चीजें निकालते हैं, ठीक है? तो क्या रिलेशन में भी कुछ रिलेट करता है एस्ट्रोलॉजी? देखो, अगर आप मुझसे सवाल करो रिलेशन में, यस, आप गाइडेंस ले सकते हो कि इस साल जो है प्रेम प्रसंग होने के चांस है, ब्रेकअप होने के चांस है, या ये जो करंट रिलेशनशिप चल रहा है ये निभेगा नहीं निभेगा, ये हो सकता है। जनरली जो केस हमारे पास एक वर्किंग में आते हैं या जो प्रैक्टिकलिटी में आते हैं वो मैच मेकिंग में आते हैं। तो सबसे पहले मैं राइट गाइडेंस अपने लोगों को देना चाहूंगी, जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कि आजकल जो आज 21वीं शताब्दी चल रही है ना, आज सबसे पहले बायोडेटा मैच होते हैं, ठीक है? अगर अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है और अगर बायोडेटा में पैकेजेस नहीं कंपैटिबल बैठे, तो उसकी और उसके ग्रह कितने भी मिल रहे हो, वो लड़का रिजेक्टेड है, ठीक है? हर बंदा पहले देखेगा घर अपना है या नहीं है, ठीक है? कंपैटिबिलिटी आएगी बाद में, पहले अरेंज मैरिज में आएंगे पैकेजेस, घर कहाँ है, लोकेशन क्या है, ब्रांड कौन सा है, कपड़े कौन से पहनता है, ठीक है? ये सारी चीजें, एक दिखावा भी आ गया, मैं झूठ के बोलूं, बट ये चीजें आएंगी। उसके बाद जाके लोग कहेंगे अच्छा लड़के का पेरेंट्स ठीक है, पैकेज ठीक है, चलो यहाँ पे कुंडली मिला के देखते हैं। तो पहले तो ये, उसके अलावा बहुत सारी और चीजें भी तो देखोगे, उसकी शक्ल सूरत भी तो देखोगे, भैया मेरे साथ चलता हुआ ठीक ठाक लग रहा है या मेरे साथ चलती हुई ठीक ठाक लग रही है या नहीं। नेचर भी तो देखोगे, आप सिर्फ कुंडली मिला रहे हो, और गुण मिलान काफी हद तक अब ऑब्सोलीट हो रहा है। गुण मिलान होना चाहिए, बट ग्रह मिलान, बायोडेटा मिलान, आपकी पर्सनालिटी का मिलान भी जरूरी है, ठीक है? अगर वो एग्जाम्पल के तौर पे जो लोग मेरे पास आते हैं कि ये मतलब मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने बड़े सारे लड़के रिजेक्ट करवाए, तब जाके मैंने उसके लिए एक लड़का फाइनल किया कि भाई ये मुझे ठीक लग रहा है करके, ठीक है? तो इसमें बहुत सारी चीजें और नहीं देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप दोनों के मिलके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? अगर लड़का एडवेंचरस है और लड़की ओवरली इंट्रोवर्ट है कि उसको सैटरडे संडे सिर्फ घर पे रहना है, तो क्या इन लोगों की बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, क्योंकि शादी में प्यार इनफ नहीं होता। प्यार एक बहुत बड़ी से फाउंडेशन जरूर होती है, क्योंकि आपकी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, फिर भी आप कहते हो यार प्यार तो है ना, चलो सुलटा लो। प्यार एक फाउंडेशन है, पर वो इनफ नहीं है। आपकी लाइक्स डिसलाइक्स कैसे हैं? अच्छा, एक बंदा बिल्कुल आध्यात्मिक है, एक बंदा मंगलवार शनिवार का भी परहेज नहीं करता, यहाँ मान लो बिल्कुल ही कल्चरली डिफरेंट है, यहाँ भी लड़ाई झगड़े होंगे। कल्चर किसी का बहुत ही उल्टा है, तुम्हारा एडजस्टमेंट की दिक्कत होगी। अच्छा, किसी के घर में एक लड़की तो पली बड़ी है ऐसे घर में जहाँ पे घर में हर तरह का कपड़ा पहनना अलाउड है, खुलापन है, लड़कियां बहुत वोकल हैं, अपनी बात रख सकती हैं, वो ऐसे घर में पली बड़ी। एक तरफ उसको कह रहे कि तुम्हें ना किचन से घर में रूम में जाना है, तुम्हें खाना बनाने तक ही अलाउड है, तुम्हें नौकरी अलाउड है, तो वो छटपटाएगी। तो आप समझ पा रहे हो कि आज जैसे हम ज्योतिष में कहते हैं देश काल पात्र,
ठीक है। तो आज की डेट में गुण मिलान या प्लैनेट मिलान के अलावा व्यक्ति को बैठ के बात करने की बहुत जरूरत है कि हमारे बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, और अगर ये चीजें आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तभी भी क्या आप इस चीजों में टिकोगे शादी में? क्योंकि आप देखो ना, कोर्ट तो भरे हुए फैमिली कोर्ट्स और जबरदस्त कलेशों से, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर इसमें ये हम जरूर देख सकते हैं लॉन्गिविटी, कि भैया इसकी उम्र है। अब मैंने देख लिया बंदा अच्छा भी है, पर अगर वो उसकी उम्र ही शादी के बाद 6 साल की है, और तो वो भी तो दोष नहीं लग जाएगा कि व्यक्ति अलग हो गया जोड़ी में? बिल्कुल। तो वो सारी चीजें देखते, बाकी सब भगवान के हाथ में है। हम ये नहीं कह रहे, ये प्रोबेबिलिटी की साइंस है, अगेन ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम बहुत हद तक, हर बंदा देखो काम खोलता है या इंसान बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराता है, हर बंदा ना अच्छा सोच के ही कराता है। बिल्कुल। तो हम किसी को टोक नहीं लगाते स्टार्टिंग में, हम अच्छा ही सोच के आगे बढ़ते हैं। आज के टाइम में जैसे सब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है, किसी को लेना देना नहीं है कि क्या वास्तु एंड क्या एस्ट्रोलॉजी एंड क्या, बट ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो हमारे लाइफ में होती है हमसे और उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है? तो ऐसी कौन सी कॉमन वास्तु मिस्टेक्स हैं, आप थोड़ा बताएंगे मुझे? देखो मैं ना आपको एक सच बात बताऊं, पहले हो सकता था, आज से 20-30 साल पहले ये लोग कहेंगे कि वास्तु है या नहीं है, हमें लेना देना नहीं है, पर आज की डेट में लोग बहुत बिलीव करते हैं। इवन हम कहते हैं ना कि यूएई इस्लामिक कंट्रीज हैं या दुबई है, इतना वास्तु मानते हैं लोग कि आप सोच नहीं सकते, हमारे भारत से ज्यादा। जर्मनी एक और कंट्री है जो बहुत ज्यादा बहुत मानती है, और उनका तो संस्कृति का कल्चर बहुत अच्छा हो गया है। तो जर्मनी में स्पेशली वहां यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरा, देखो वास्तु शास्त्र कोई शास्त्र खुद से नहीं है। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, महाभारत, रामायण, इसमें हमें बहुत हद तक विश्वकर्मा प्रकाश, मयमतम, ये बुक्स हैं, शास्त्र हैं, जिसमें हमें पढ़ाई करी और हमें समझ आई ये चीज यहाँ होनी चाहिए, चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया। दूसरा जो वास्तु शास्त्र है, आज से हजारों साल पहले आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और वास्तुशास्त्री में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि जो बंदा घर बनाता था वो हर चीजों का ध्यान रख लेता था कि कुआं का होना चाहिए, बावली का होनी चाहिए, है ना। कुआं पूजन होता है बनिया फैमिलीज में, देखा आपने कि वो क्यों होता है? आप उस स्रोत की, जल ही जीवन है, आप उस स्रोत की पूजा कर रहे हो। पहले हवेलियों में पता होता था भैया कुआं कहाँ बनाओगे, कुआं वो ज्यादातर क्या करते थे, नॉर्थ ईस्ट में पानी मिलता है नेचुरली, भी आप खोदोगे तो नॉर्थ ईस्ट में मीठा पानी का स्रोत मिलता है आपको, ज्योग्राफिकली किसी भी प्लॉट पे जाओ तो वो नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली कुआं बना देते थे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए और वहां पानी का स्थान होना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली वास्तु पहले के टाइम पे राजा महाराजा लोग यूज करते थे। अच्छा, वास्तु के यूज को मैनिपुलेट भी करते थे, कि जैसे हम मना करते हैं कि किसी भी नगर के सेंटर में या किसी भी घर के सेंटर में, माइक्रो और मैक्रो दोनों वास्तु से बात करो तो कुआं नहीं होना चाहिए, खुदाई नहीं होनी चाहिए। अब राजा क्या करेगा, अपना महल तो बना देगा बड़ा जबरदस्त, और जान के कि जो प्रजा है उससे टैक्स वसूला जा सके, प्रजा का वास्तु का बेड़ा गर्क कर देगा। प्रजा का वास्तु उनके नगर, उनकी दुकानें, तो ये मैनिपुलेशन के लिए भी यूज कर सकते थे, जो चालू वाले राजा होते थे, ठीक है। दूसरा, आज की डेट में बहुत सारे लोग वास्तु का यूज कर रहे हैं, और वास्तु का मतलब ये है कि जो भी आप भवन निर्माण कर रहे हो, वो भवन निर्माण आप कुछ प्रिंसिपल्स के हिसाब से कर रहे हो, कि सूर्य यहाँ से उगता है ना, जो हमारी पृथ्वी है उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके हिसाब से वास्तु में आप चीजों का निर्माण करो कि बच्चों की पढ़ाई इस दिशा में ज्यादा अच्छी हो। जोन से कपल का इंटीमेट एक एज ग्रुप चल रहा है, वो कहाँ सोने चाहिए ताकि उनके बच्चे में दिक्कत ना आए। कोई कपल है 60+ हो गया है, तो वो किस दिशा में सोना चाहिए कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो और थोड़ा सा सांसारिक चीजों से वो आगे बढ़ जाए। हमारे आश्रम दिए गए ना, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, ये सब, तो इस हिसाब से वास्तु डिजाइन किया गया। और एक अच्छा आर्किटेक्ट, एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर आपको बहुत सुंदर घर बनाकर दे सकता है, ऑफिस क्रिएट करके दे सकता है, लेकिन वो आपके गुड लक की, वेल्थ, हेल्थ की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि वो वास्तु प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं बना है।
एक वास्तु शास्त्री ही वास्तु में कहाँ पे मशीन, वॉशिंग मशीन रखनी चाहिए, कहाँ पे किचन होना चाहिए, अच्छा किचन की शेल्फ किस कलर की होनी चाहिए, घर में पानी का स्रोत कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीजें करेक्शन में आती है, तो एक हार्मनी क्रिएट होती है जो वास्तु कहता है कि 5 तत्वों से वास्तु बना है। आपने किचन बोला, आपने पानी का स्रोत बोला, तो इसमें मेरा एक फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि अगर कोई अपना घर बना रहा है तो उसको कौन सी दिशा में अपना किचन सबसे मेन इंपॉर्टेंट, दूसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वॉशरूम, क्या सीढ़ी के नीचे वॉशरूम बनाना सही है, उसके भी कोई मेन इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि कहाँ हमें बनाना चाहिए, कहाँ नहीं बनाना चाहिए। तीसरा हमारे घर का मंदिर, ये 3 चीज हमें किस तरीके से किस डिजाइन में हम किस जगह रखनी चाहिए, थोड़ा ये हमें बताइए इसमें मैम। ठीक है, तो पहला आपका सवाल का पहला जो हिस्सा है वो है किचन। अब वास्तु के अकॉर्डिंग जो किचन है वो साउथ ईस्ट से साउथ तक बननी चाहिए, और साउथ ईस्ट की किचन से साउथ तक की बेल्ट में भी आप किचन को खींच सकते हो, लेकिन आप खाना जो है ईस्ट फेसिंग होके बनाओगे। ईस्ट के सूर्य, देखो सब कुछ सूर्य के हिसाब से चल रहा है। अगर 3 दिन के लिए सूर्य भगवान नहीं आएंगे ना, या खत्म हो जाएंगे, 3 दिन में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये जो वार्मथ है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाहर तो सब बर्फीला है ना यूनिवर्स में, इस वजह से सूर्य की बहुत बड़ी नीड है। तो हम वास्तु में सिर्फ पैसा को एक चीज नहीं मानते, हम आरोग्य मानते हैं। हम कहते हैं जो आपका लड़का आपके घर में या बेटी पैदा हुई है ना, अगर वो भी नकारा निकल गया तो आपकी पैसा किसी काम का नहीं है। तो हम सिर्फ पैसे से, नोट से, धन से सिर्फ एक चीज को नहीं आंकते, हम एक होलिस्टिक वे में चलते हैं। आपके पास है तो वही सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए सोने का पलंग, लेकिन आपको नींद नहीं आती, क्या करोगे? आपके पास अथाह व्यंजन है, आप इटालियन, मैक्सिकन, इंडियन हर तरह का फूड खा सकते हो, लेकिन आपको बड़ी सीरियस हेल्थ कंडीशन है कि आप खाना खाते हो वॉमिट कर देते हो, किस काम का ऐसा खाना? किसी काम का नहीं। तो जो हमारा जो इंडियन वे है ना सोचने का, वो बहुत होलिस्टिक है, ठीक है। अब रही बात किचन की, तो किचन हम साउथ ईस्ट से साउथ के बीच में क्यों लेते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ, और हमारी ऑडियंस में से कोई भी इस चीज को टेस्ट कर सकता है। आपके घर में जो भी विंडो साउथ की तरफ आ रही होगी, आप नोटिस करना कि जब पूर्व दिशा में सूर्य भगवान उगते हैं और पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो सारा दिन जिस दिशा में रोशनी रहती है वो है साउथ, ठीक है। और साउथ ईस्ट में और साउथ में ही क्यों किचन ली जाती थी, क्योंकि ताकि किचन में आए सूर्य भगवान की रोशनी। जब सूर्य की रोशनी किचन में आएगी तो किचन में पहले क्या होता था, अनाज। आज हमारे पास ब्लिंकिट है ना, जोमेटो है, हम कुछ भी 10 मिनट में घर मंगवा सकते हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, अनाज को धोआ जाता था 2-2.5 साल, उसको एक एज करके कहते हैं, अगर चावल खाओ, एज किया हुआ गेहूं खाओ तो ज्यादा असरदार होता है, उसको धो के रखा जाता था, वो किचन में होता था। जहां आपकी किचन का अनाज खराब हो जाएगा, आपकी बैलेंस खराब हो जाएगा इकोनॉमी का। तो इसलिए किचन उस दिशा में बनाई जाती थी, और आज भी बनाई जाती है घर की रेजिडेंशियल वास्तु की। उसका रीजन ये, घर में आरोग्य रहे, क्योंकि हमारा पैसा कहाँ जाता है, सबसे ज्यादा पैसा हमारा या तो कोर्ट में जाता है या हॉस्पिटल में जाता है। तो जो लोग कहते थे कि जो पैसा बचाया सो कमाया, तो हम सेव कर लेते हैं। दूसरा सवाल, आपका दूसरा सवाल था रिगार्डिंग मंदिर, है ना। तो देखो, जो आपको टेक्निकली करेक्ट करूं तो घर में मंदिर नहीं होता। क्यों? घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए। रीजन? क्योंकि मंदिर के ऊपर गुंबद होता है, आप गुंबद को किसी छत के नीचे नहीं रख सकते, ठीक है। किसी झंडे को, जो परचम होता है, जो गुंबद होता है, उसको किसी भी छत के नीचे, ऐसे सीलिंग के नीचे नहीं रख सकते हैं। घर में पूजा का स्थल होता है, मंदिर नहीं होता है। मंदिर का जो हिंदी टर्म है वो सार्वजनिक प्लेस है। टेक्निकली मैं अगर बात करूं, घर में पूजा स्थान होता है। और देखो, भारत में ना बहुत आक्रमण हुए, तो हम हिस्ट्री को डिनाई नहीं कर सकते। मुगल्स आए, अंग्रेज आए, इन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली को, है ना, हमारी पूजा करने की चीजों को बहुत इन्होंने आहत पहुंचाया है। हम मना नहीं कर सकते कि हम गुलाम रहे हैं इतने साल। पहले के टाइम पे जो मंदिर होते थे वो सार्वजनिक होते थे,
इतना कम्युनिटी बिल्डअप होता था कि अगर आपने किसी व्रत की पूजा करने जाना है तो सारी लेडीज तैयार होके एक साथ मंदिर जाती थी, सारे पुरुष तैयार होके एक साथ मंदिर जाते थे। तो मंदिर सार्वजनिक प्लेस है, हमारे घर में छोटा सा प्यारा सा पूजा स्थान होना चाहिए। और अगेन, घर के पूजा स्थान में गुंबद नहीं होना चाहिए। गुंबद या झंडा छत के नीचे नहीं लगाते, हमेशा ऊपर लगाते हो। तो ये करेक्शन सबको होनी चाहिए। किसी भी स्टाइल या इंटीरियर के एक सुंदर दिखने के चक्कर में लोग ये गलती कर देते हैं। और मैंने बहुत सारी वास्तु विजिट में देखा, लिटरली ऐसा हुआ है कि मैं जाके टिश्यू पेपर से साफ करके फ्रेम देख रही हूँ उसमें कौन से भगवान जी हैं। इतना गंद मचाया हुआ मंदिर में। जो वो कार्बन होता है ना, धूनी इसकी या जोत की, सफाई नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, आप इसको 15 दिन में करो, 1 महीने में करो, वीकली करो, आपका जैसा हिसाब किताब है, लेकिन आप घर का मंदिर जरूर साफ रखो। आपके फ्रेम साफ होने चाहिए। और घर में 6 से 9 इंच से बड़ी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। इसलिए कोई पाप लेने से अच्छा फोटो फ्रेम्स लेने चाहिए, मूर्तियां नहीं लेनी चाहिए। बड़ी बड़ी मूर्तियों की सेवा हम नहीं कर सकते। जो मूर्तियां हैं, जैसे ब्राह्मण पूजा करते हैं, उनकी बहुत विधि विधान है जो डेली के टाइम में चीजें फॉलो नहीं हो सकती। उसका उल्टा हम पाप ले लेते हैं कि हमने बिठा लिया पर हम उनको 3 टाइम का भोग नहीं दे रहे, या हम जैसे पर्दा हो लगता है हम वो सब नहीं कर रहे हैं। हस्बैंड भी वर्किंग है, कॉर्पोरेट जॉब में, वाइफ भी वर्किंग है, कौन कर पाएगा इतना सेवा। तो फोटो रखो, आप पाप मुक्त हो गए। आप इतना जुपिटर का इतना भार नहीं लोगे कि आपने भगवान जैसी बड़ी चीज बिठा ली और आप आते जाते जय भी नहीं कर पा रहे, जोत भी नहीं जला पा रहे, या 3 टाइम का भोग नहीं कर पा रहे। तो इट्स वेरी रॉन्ग, आपका कार्मिक भार आएगा। तीसरा सवाल आपने मुझसे पूछा कि स्टेयरकेस के नीचे वॉशरूम होना चाहिए या नहीं। वास्तु शास्त्र में, रेजिडेंशियल वास्तु में, स्टेयरकेस के नीचे हम स्टोरेज का सामान दे सकते हैं। हम पढ़ाई करने के लिए, जैसे कई लोग कहते हैं ना स्टेयरकेस जा रही है, बच्चों को टेबल रख दो पढ़ लेंगे, वो सब अलाउड नहीं है। जैसे न्यूज़पेपर रख दिए, कुछ पुराना सामान रख दिया, आप स्टेयरकेस के नीचे चीजों को शटर लगा के या कोई पल्ला लगा के आप उसको क्लोज रख सकते हो, पर वॉशरूम नहीं बना सकते। छोटे घरों में लोग किचन भी बना देते हैं, ये सब अलाउड नहीं है। मैम, स्पिरिचुअल लाइफ कोचिंग से आप कैसे मदद करते हैं लोगों की? सो बेसिकली जो स्पिरिचुअल लाइफ कोचिंग है वो मेरी बहुत प्रीमियम सर्विस है, जिसमें जो व्यक्ति मेरे से कंसल्टेशन लेने आ रहा है, पहली बात वो 1 टाइम कंसल्टेशन नहीं होती, उसमें मल्टीपल सेशंस होते हैं। अगर मुझे समझ आता है कि इसके 8 सेशंस में इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो 8, अदरवाइज वो 12 से 15 सेशंस भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। अब जैसे एक व्यक्ति है, जैसे मैंने आपको बोला कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को सिर्फ हम इसलिए यूज नहीं कर सकते कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, जॉब कब लगेगी एंड ऑल। ये लाइफ की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अग्री करती हूँ, बट मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता इससे बहुत बड़ी है। क्या जिनकी शादियां नहीं हुई वो खुश नहीं रहते? क्या जिनके बच्चे नहीं हुए वो खुश नहीं रहते? एक कमी सोसाइटी ने आपको बता दी कि आपके अंदर फ्लॉ है, आप उसी को अपनी जिंदगी का एक बिंदु बना देते हो और उसी पे आप रोते रहते हो। क्या जिन लोगों ने शादियां करी वो सारे सुखी हैं? आपने क्या अपने पड़ोस में कभी आवाजें नहीं सुनी लड़ने की? ठीक है, सो ऐसा नहीं होता। इसलिए हम स्पिरिचुअल लाइफ कोचिंग में, अगर कोई क्लाइंट का पैटर्न बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है लाइफ में, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड है, चाहे कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, सो आई क्लब माई नॉलेज ऑफ सॉफ्ट स्किल्स विद माई, यू कैन से, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, और जो मेरा अपना हीलिंग का एक्सपीरियंस है। अभी मैं सिखा नहीं सकती, लेकिन काम करता है कि जो मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि इसको ये सेशन लगेंगे, इसका ये चीजें इसकी मैं सॉल्व कर पाऊंगी, और होती है। कोई आर्किटेक्ट है जो एनरोल्ड हैं, एक MBBS डॉक्टर हैं गंगाराम हॉस्पिटल की जो एनरोल्ड हैं, तो ये 1-on-1 रहती है, काफी प्रीमियम कोचिंग रहती है ये। लेकिन उस समय उसी व्यक्ति पे काम किया जाता है, उसकी इनर चाइल्ड हीलिंग, उसकी एंसेस्ट्रल हीलिंग, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी बॉडी इमेज इश्यूज। अब भाई हर बंदा तो पतला नहीं हो सकता, लेकिन वो बंदा जैसा उसको भगवान ने बनाया है उसमें वो बेस्ट कैसे हो सकता है। अगर मैं अपने आप में कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू पोर्ट्रे हाउ मच पोटेंशियल गॉड हैज गिवन टू मी। तो वो बहुत सारी बॉडी इमेज इश्यूज जो बचपन से चीजें आ रही है, और बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास जिसको हम अभी श्राद्ध पक्ष के हम कहते हैं ना पितृदोष,
उसके अलावा एंसेस्ट्रल ट्रॉमा भी होता है। कई बार वो ट्रॉमा सोर्सलेस भी होता है कि आपको नहीं पता, लेकिन आपको अंधेरे से डर लगता है। आप जब अपनी माँ के गर्भ में थे, आपको इतना स्ट्रेस दिया गया, आपकी मदर को इतना टॉर्चर किया गया कि आप जब पैदा हुए तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको फलान फलान चीजों से डर लगता है। तो जैसे हम गर्भ संस्कार पॉजिटिव में बोलते हैं, ऐसी गर्भ संस्कार जो जाने अनजाने नेगेटिव वाला हो गया कि एक प्रेग्नेंट लेडी को सपोर्ट नहीं मिला या उसको एक डिप्रेशन टाइप फेज से गुजरना पड़ा, वो सारी चीजें बच्चे में आती हैं और हमें पता नहीं होता। लेकिन जब हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन विकसित हो रहा होता है, तभी से कुछ ट्रॉमास हमारे साथ चल रहे होते हैं जो मरते दम तक चलते हैं। मैं उस पर काम करती हूँ स्पिरिचुअल लाइफ कोचिंग में। ये तो बात रही मैम स्पिरिचुअल लाइफ कोचिंग की। इसमें एक आप चीज यूज करते हो लो शुगरेट, इसका क्या महत्व है, आप थोड़ा बताएंगे हमें? सर जैसे एस्ट्रोलॉजी इंडियन है, वास्तु इंडियन है, ऐसी जो लोशु ग्रिड मैं यूज करती हूँ दैट इज चाइनीज। सो जो लोशु ग्रिड है बेसिकली ये हमारे एलिमेंट्स पे बात करती है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर मिसिंग है या कौन से नंबर रिपीटेड है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 8 अगस्त 2008, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में तो गिन चुन के 2 नंबर हैं, एक 2 और एक 8, और कोई नंबर है ही नहीं। तो ये व्यक्ति जिसके पास सिर्फ 2 नंबर है, ये कैसे ग्रो करेगा? क्या इसको 8 नंबर जो शनि का इतना हाई कार्मिक नंबर है, इतना स्ट्रगल देने वाला नंबर है कि बंदा रो रो के जब थक जाए तब शनि भगवान उसको कुछ डिले करके सक्सेस देते हैं, और वो भी 3 बार उसकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ये चीजें कैसे सॉर्ट आउट होंगी? तो लोशु ग्रिड में हम उनको रेमेडी देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखते हैं कि कौन से एलिमेंट की कमी आ रही है उनकी डेट ऑफ बर्थ में। जैसे लोशु ग्रिड में हम टोटल 9 नंबर फिल कर सकते हैं, 1 से 9 नंबर तक 9 नंबर होते हैं, उसके बाद तो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 0 को हम काउंट नहीं करते। यानी अगर एक व्यक्ति ईयर 2000 में बॉर्न हुआ है ना, तो उसके पास 3 नंबर तो वैसे ही खत्म है, क्योंकि 3 0 लग गए। तो हम कहते हैं कि जितने कॉम्बिनेशन आपके पास, जितने ज्यादा आपके पास नंबर है, उतनी डेट ऑफ बर्थ एक स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो हम लोशु ग्रिड में देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कौन सा मेटल रिपीटिशन में है, और उस हिसाब से हम आपको गाइडेंस देते हैं। और इसमें बहुत डीप वर्किंग होती है कि अगर आप कह रहे हो आप मेरे पास आए, तो मेरी वर्किंग क्यों डिफरेंट है बाकी लोगों से जो मार्केट में है। आप मेरे पास आए, आप कह रहे हो मैम मेरे पास ना मेरी दुकान नहीं चल रही, तो बाकी कोई एस्ट्रोलॉजर होगा ना, मे बी एक ही बार में 1 लाख रुपए की फीस भी ले लेगा और कहेगा ये रेमेडी कर लियो, आ जाइयो। नहीं, हम क्यों लग के इतनी मेहनत के साथ इतनी एनर्जी लगा के काम करते हैं, उसको समझाना पड़ेगा। तेरा चार्ट क्या है, तेरे वास्तु दोष क्या है, आपके लाइफ कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी शॉप पे पहली बात आपका बोर्ड टूटा हुआ है, सबसे पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया। दूसरी बात, आपने कलर कॉम्बिनेशन बड़े उल्टे सीधे यूज कर रखे हैं, ब्राइट येलो के साथ बहुत ब्राइट ऑरेंज, बड़ा डिफरेंट, जो अच्छा नहीं लगे देखने में, है ना। एक सूदिंग कलर कॉम्बिनेशन नहीं है जो अट्रैक्ट करे, तो भी आप मार खा गए। फिर आपकी दुकान पे स्टाफ कैसे ट्रीट करता है क्लाइंट को, आप क्या खुद किसी को कहते हो अरे मैडम लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो आप अपना कर्मा नहीं देख रहे, लेकिन आप दोष किसको दे रहे हो? किस्मत को। तो हम बहुत सारे ऐसे जो ब्लाइंड स्पॉट जिसको हम बोलते हैं कि उसको पता नहीं है वो गलतियां कर रहा है और उसके बहुत सारे फ्लॉज हैं, उस चीजों को हम देख के उसके व्यापार वृद्धि में उस व्यक्ति के ऊपर काम करते हैं। और अगर कभी कुछ सीवियर होता है तो हम तंत्र का सहारा लेते हैं, अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी वास्तु लोशु ग्रिड से ही हम 90% रिजल्ट्स डिलीवर कर देते हैं। सो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत वैल्यूएबल फीडबैक्स मिले और हमारी ऑडियंस को भी जरूर मिले होंगे। तो ये था आज का हमारा शो। होप करता हूँ कि काफी चीजें आपकी फुलफिल हुई हूँ, और अगर आपको पसंद आया हो, अगर आप लाइव कोचिंग भी चाहते हैं मैडम के साथ, तो मैम को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट्स के साथ आते हैं जो पेपर से रिलेटेड रहते हैं। तो थैंक यू सो मच।